प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास के पन्नों में, जहां पत्थर की दीवारों पर समय अपनी छाप छोड़ ढता था, वहां अवंती नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। भोर की पहली किरण जब राजमहल के विशाल गुंबदों को चूमती थी, तो पूरा आकाश सोने की तरह चमक उठता था। हवा में मंदिर की घंटियों की गूंज और चंदन की भीनी भीनी सुगंध घुली रहती थी। यह वह समय था जब जीवन की गति धीमी थी और सबक गहरे थे, ठीक वैसे ही जैसे हम आज अपने इस सफर पर जीवन की गहराई को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बुद्धा ज्ञान चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। यदि आप जीवन को नई दृष्टि से देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अब कल्पना करें उस विशाल राज दरबार की, जहां सत्ता और राजनीति का खेल चलता था। राजा भद्रसेन एक न्यायप्रिय और व्यावहारिक शासक थे, जिनकी चिंता प्रजा का सुख था। लेकिन उनके दरबार की चकाचौंध के बीच कई ऐसे कोने थे जहां अंधकार पलता था। इसी राज्य की हलचल से दूर राजधानी के एक साधारण से मिट्टी के घर में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। माधव कोई योद्धा नहीं था, न ही कोई धनी व्यापारी। वह राजकोष के अभिलेखागार में एक साधारण लिपिक था, जिसका काम दिन भर ताद्य पत्रों और बही खातों में उलझे रहना था। उसका जीवन धूल के कणों जैसा था, जो सूरज की रोशनी में तैरते तो हैं, मगर जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं माना जाता। माधव का जीवन अत्यंत सादगी और अभावों में बीत रहा था। घर में बीमार मां की दवा और परिवार के भरण पोषण की चिंता उसे हर पल घेरे रहती थी। वह रोज सुबह जब राजमहल के लिए निकलता, तो उसके नंगे पैर ठंडे पत्थर के रास्तों पर एक मूक कहानी लिखते थे, जिम्मेदारी की कहानी। राजमहल के गलियारों में तेल के दिए दिन रात जलते थे, और उन्हीं टिमटिमाते दियों के नीचे बैठकर माधव राज्य के हिसाब किताब की जांच करता था। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखें सब देखती थीं। वह देखता था कि कैसे सत्ता के नशे में चूर मंत्री और सेनापति अपनी मर्जी चलाते थे, और कैसे सत्य अक्सर महलों की ऊंची दीवारों के भीतर दब कर रह जाता था। एक दिन हिसाब किताब करते समय माधव की नजर एक गद्दबद्धी पर पड़ी। राज्य के सूखा राहत कोष से भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं गायब थीं। यह धन उन किसानों के लिए था जिनकी फसलें उस वर्ष बर्बाद हो गई थीं। माधव ने जब पुराने दस्तावेजों को पलटा, तो उसे समझ आ गया कि यह कोई गणित की भूल नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र था। और इस षड्यंत्र के पीछे राज्य के सबसे प्रभावशाली और क्रूर मंत्री महामात्य का हाथ था। माधव का हाथ कांप गया। वह जानता था कि महामात्य की पहुंच राजा के शयन कक्ष तक है, और उसका क्रोध किसी भी साधारण व्यक्ति को मिटा सकता है। माधव के भीतर का संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। एक तरफ उसका साधारण जीवन था, जहां वह चुप रहकर सुरक्षित रह सकता था, और दूसरी तरफ उसकी अंतरात्मा की आवाज थी। उसी शाम जब वह घर लौट रहा था, तो उसे रास्ते में कुछ अनजान लोगों ने रोका। उन्होंने उसे धमकाया नहीं, बल्कि बड्ढे प्यार से समझाया। उन्होंने माधव के फटे हुए वस्त्रों की ओर इशारा किया और कहा कि अगर वह कुछ पन्नों को अनदेखा कर दे, तो उसका जीवन बदल सकता है। उसके घर की छत पक्की हो सकती है, मां का इलाज हो सकता है। यह प्रलोभन किसी भी इंसान को डगमगा सकता था। माधव उस रात सो नहीं सका। वह अपनी खाट पर लेटा छत की लग्धियों को घूरता रहा। बाहर झींगुरों की आवाज थी और भीतर विचारों का तूफान। उसे लगा कि ईमानदारी शायद मूर्खों का गहना है, और समझदारी इसी में है कि वह झुक जाए। अगले कुछ दिन माधव के लिए नरक समान थे। राजमहल के गलियारों में महामात्य की नजरें उस पर गड्डी रहती थीं। हर कोई उसे यही इशारे कर रहा था कि वह अपनी औकात में रहे। माधव ने देखा कि उसके साथी कर्मचारी भी सब कुछ जानते हुए मौन थे। यह सामाजिक दबाव उसे अंदर से तो डियच रहा था। उसे अपनी लाचारी पर क्रोध आने लगा। क्या एक साधारण मनुष्य की नियति केवल सिर झुकाकर जीना है? लेकिन तभी उसने एक दृश्य देखा। राजमहल के बाहर कुछ किसान अपनी सूखी हुई हथेलियां फैलाए मदद की गुहार लगा रहे थे। उनकी आंखों में वही लाचारी थी जो माधव अपनी मां की आंखों में देखता था। उस क्षण माधव के भीतर कुछ बदल गया। उसने महसूस किया कि शक्ति शोर मचाने में नहीं,
बल्कि शांत रहकर सही निर्णय लेने में है। वह दिन आ गया जब राजा भद्रसेन ने राजकोष का वार्षिक विवरण मांगा। दरबार खचाखच भरा था। ऊंचे खंभों के बीच मशालें जल रही थीं, जिनकी परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं। महामात्य आत्मविश्वास से भरे हुए थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि एक तुच्छ लिपिक उनके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करेगा। राजा ने पूछा कि राहत कोष का धन कहां व्यय हुआ। महामात्य ने झूठे आंखड्य प्रस्तुत करने शुरू किए। पूरा दरबार शांत था। माधव एक कोने में खद्दा था। उसके हाथ में असली बही खाता था। उसका दिल जोरों से ढकढक रहा था। पसीने की बूंदें माथे पर थीं। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसे कोई तलवार नहीं चलानी थी, उसे बस अपने भय पर विजय प्राप्त करनी थी। जब राजा की नजर माधव पर पड़ी और उन्होंने पूछा कि क्या बाकी हिसाब सही है, तो उस पल सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि किसी के सांस लेने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। माधव आगे बढ़ा। उसके कदम कांप नहीं रहे थे, हालांकि उसका मन भयभीत था। उसने न तो महामात्य पर चिल्लाकर आरोप लगाया और न ही कोई नाटकीय भाषण दिया। उसने पूर्ण अनुशासन और मर्यादा के साथ राजा के सामने वह असली बही खाता खोलकर रख दिया और उंगली रखकर केवल इतना कहा, महाराज, इन अंकों का मिलान धरातल के कार्यों से नहीं हो रहा। उसका स्वर धीमा था, लेकिन सत्य का वजन पहाड़ जैसा था। महामात्य ने उसे डांटने का प्रयास किया, उसे झूठा और अज्ञानी कहा। माधव ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। वह अपमान के उस घूंट को पी गया, क्योंकि वह जानता था कि प्रतिक्रिया देना उसकी कमजोरी होगी। उसने अपनी गरिमा बनाए रखी। राजा भद्रसेन मूर्ख नहीं थे। उन्होंने माधव की शांत आंखों में वह सच्चाई देख ली जो महामात्य के ऊंचे स्वर में नहीं थी। राजा ने तुरंत जांच का आदेश दिया। उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ। माधव को तुरंत कोई जागीर नहीं मिली, न ही उसे राजा ने गले लगाया। उसे बस अपना काम करके वापस घर भेज दिया गया। लेकिन जब माधव राजमहल की सीढ़ियां उतर रहा था, तो उसे अपने भीतर एक अद्भुत हल्कापन महसूस हुआ। शाम ढल रही थी और दूर क्षितिज पर लालिमा छाई थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने महसूस किया कि उसने किसी और को नहीं, बल्कि आज अपने आप को जीत लिया था। उसने सीखा कि असली ताकत पद या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि चरित्र में होती है। उसने सीखा कि जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, तब भी अपने मूल्यों पर टिके रहना ही सच्चा पौरुष है। उसने समझा कि अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि भावनाओं के बवंडर के बीच भी स्थिर रहना है। उस रात जब उसने अपनी मां के पैर दबाए और सूखी रोटी खाई, तो उसे वह भोजन किसी राजभोज से कम नहीं लगा, क्योंकि उस निवाले में भय नहीं, बल्कि सम्मान का स्वाद था। समय बीतता गया। महामात्य का पतन हुआ और राज्य में सुधार आया। माधव इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं हुआ। वह एक साधारण व्यक्ति ही रहा, लेकिन अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में वह एक अजय योद्धा बन चुका था। उसने अपने बच्चों को विरासत में धन नहीं, बल्कि यह सीख दी कि परिस्थितियां तुम्हें तो डांट सकती हैं, लेकिन तुम्हारा चरित्र तुम्हें हमेशा जोड़ कर रखेगा। जीवन भी हमें ऐसे ही मोद्ध पर खद्दा करता है। हमारे पास न तो राजा जैसी शक्ति होती है और न ही भविष्य देखने की क्षमता। हमारे सामने भी प्रलोभन आते हैं, डर आता है और झुक जाने का दबाव आता है। लेकिन याद रखिए, जब बाहर शोर बहुत हो, तो अपने भीतर की आवाज को सुनना ही सबसे बड़ा साहस है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर विजय पा लेता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। उम्मीद है कि प्राचीन भारत की गलियों से निकली माधव की यह कहानी आपके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगी। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको जीवन की इन गहराइयों में कुछ अनमोल मिला है, तो बुद्धा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकें। आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। याद रखें, आपका एक सही कदम आपका पूरा जीवन बदल सकता है। नमो बुद्धाय।